Hello student, this is the video relating to our chapter first. Chapter name है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. क्लास है हमारी 11th. सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी और आज डेट है 1/5/2021. इन लास्ट वीडियो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड द मीनिंग ऑफ कॉमर्स या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद में हमने मीनिंग ऑफ क्या नाम है बिजनेस एक्सप्लेन किया था और ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. उसके बाद में टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारी वो कितने टाइप्स की होती है. तो उसमें बताया था मैंने नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के किस में परफॉर्म करते हैं इन टू एक्टिविटीज़. नंबर 1 हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारी इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करती है. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए परफॉर्म नहीं की जाती है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अबाउट द जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रीड किया था उसके ही बारे में आगे हम वो करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं. तो इसमें ये कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ can be divided into 3 categories. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड. यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वन है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया है. नंबर 1 है हमारा. नंबर 1 क्या आ रहा है, बिजनेस. बिजनेस. ठीक है, नंबर 2 जो है वो आ रहा है हमारा प्रोफेशन. और नंबर 3 जो है वो आ रहा है हमारा एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हमारी बनकर आ रही हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बिजनेस. व्हाट इज एग्जैक्टली बिजनेस. बिजनेस क्या है. ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट द बिजनेस. तो इसमें कह रहा है बिजनेस रेफर्स to those economic refers to those economic activities which are
connected with the production comma purchase comma sales or distribution distributions of goods or services with the main objective of with the main objectives of earning profits। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल्स जो है हमारे फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, comma wholesale, ETC। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस को डिफाइन करता है। ये जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, इसमें क्या रहता है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या था, बिजनेस, सेकंड वन हमारा प्रोफेशन और थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन जो है हमारा बिजनेस है, इसमें कह रहा है बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो बिजनेस है वो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेफर करता है विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कहने का सिंपल सा मीन क्या है कि कोई भी पर्सन जब अपनी लाइवलीहुड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और उस एक्टिविटी से उसको रिटर्न में मनी अर्न होती है, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, कॉल करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की है। फर्स्ट वन था हमारा बिजनेस। बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा था कि बिजनेस हमारे वो परफॉर्मेंस है, वो एक्टिविटी है जिसमें इन्वॉल्व होकर के ह्यूमन बींग्स या तो गुड्स को मैन्युफैक्चर्स करता है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को परचेज करता है, सेल्स करता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और गुड्स और सर्विसेज अपने बेसिस पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। अभी सर्विसेज के बारे में मैंने फिर लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फिर से बताता हूँ। जो हमारा बिजनेस है, जहाँ से बिजनेस का वर्क ओवर होता है वहाँ से हमारा कॉमर्स का वर्क स्टार्ट होता है। और जो कॉमर्स है वो एक ब्रांच है बिजनेस की। ठीक है, उसमें आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज,
और एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें कम्युनिकेशंस, ये ओवरऑल हमारी सर्विसेज कॉल्ड की जाती हैं। कैसे सर्विसेज कॉल्ड की जाती हैं मैंने उसको डिस्कस भी किया था लास्ट में, फिर से मैं उसको डिस्कशन कर लेता हूँ कि सर्विसेज क्यों उनको सर्विसेज कॉल्ड किया जा रहा है। जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि हमने गुड्स को यहाँ से दिल्ली भेजना है, ठीक है। तो जब हम गुड्स को यहाँ से दिल्ली भेजेंगे, उस दिल्ली के बीच में हमें यहाँ से लाने और ले जाने के लिए किसी न किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके बेसिस पे गुड्स यहाँ से, क्योंकि ओवरऑल जो भी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर्स किया है, प्रोडक्शन किया है, वो पार्टिकुलर उस गुड्स का कंजम्पशन उस पार्टिकुलर प्लेस पे पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा जितना भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सारा का सारा गुड्स वहाँ पर कंजम्पशन हो जाए। तो उस गुड्स की को कंजम्पशन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आसपास के जितनी भी एरियाज जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं उतने एरियाज तक हम अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस गुड्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम उसको वहाँ पर लेकर के जाएंगे। इसी तरह से हमारा इंश्योरेंस वाला था, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिया, हमने वेयर हाउसेज में उसको स्टोर भी कर दिया, या ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो गुड्स ट्रांजेक्शन में इन द ट्रांजेक्ट है, मार्क्स में है, रास्ते में है, तो वो जो गुड्स अगर किसी भी रीजन से डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंटली उसमें कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, इस तरह का कोई भी चीज़ है, अगर हमारा इंश्योरेंस होगा उस गुड्स का, तो क्या होगा, हमें क्लेम एडमिट करके हमें पैसा अपना रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हमें वहाँ पर जा हमारे गुड्स हमें लॉस वेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए हमें कहाँ क्या करना पड़ता है, हमें उसमें अपने गुड्स को इंश्योर कराना होता है, ठीक है। तो जिसके बेसिस पर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो हमें रिकवर कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से बैंकिंग वाला पॉइंट बताया था मैंने कि बैंकिंग में क्या बताया था, बैंकिंग में मैंने बताया था कि जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो उन बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवाइडिंग मनी प्रोवाइड करके उनको फैसिलिटेट करते हैं। उससे उसमें क्या होता है कि मान लो एक बिजनेसमैन हूँ, सपोज दैट मैं मेरा कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं एक इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मेरे पास में जो कैपिटल फंड होगा वो एक सफिशेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल फंड नहीं होगा, एक लिमिटेड कैपिटल फंड होगा, ठीक है। अब मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन और ग्रोथ में लेके जाना है, तो उस एक्सपेंशन और ग्रोथ में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस फंड का अरेंजमेंट हमें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, तो हम बैंक से क्या करेंगे, लोन वगैरह ले लेंगे। तो उसके लिए बैंकिंग क्या करती है, बैंक क्या करती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं। एक और भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं ओवरड्राफ्ट की। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, और हमें 15,000 की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा जो 15,000 की रिक्वायरमेंट है वो बैंक हमारी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जब हम बैंक के साथ में करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें फैसिलिटेट करती है हमारी गुड उसके ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर, कि हम टाइमली पैसा निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, हर चीज़ को प्रॉपरली लेके चल रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करती है कि हमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में हम क्या करेंगे, उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में हम जा करके बैंक से, अगर हमने हमारे अकाउंट में केवल 10,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमें फंड की रिक्वायरमेंट जैसा अभी मैंने बताया था 15,000 की है, तो मैं 15,000 का फंड विड्रॉल कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्टिंग, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के बेसिस पर हम बैंक से 15,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक टाइम लिमिट होगी, उतने टाइम लिमिट में जो मैंने एक्सेस अमाउंट विड्रॉल किया है इसको रिटर्न करना पड़ेगा टू द फर्म, टू द बैंक, और उस पर बैंक हमसे पर्टिकुलर रेट से कुछ अमाउंट चार्ज कर लेगी। जैसे हमारे ये इसमें है तो हमें फैसिलिटेट करती है किसी न किसी पे में, तो वैसे ही बात पर हमसे उस ओवरड्राफ्ट पर कुछ अमाउंट चार्ज करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं विद द मेन ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो उनका सबका मकसद क्या है, चाहे वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, गुड्स को सेल आउट कर रहे हो, या फिर परचेजिंग करके उसको रीसेल कर रहे हो, किसी भी वे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी सर्विस का उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन सारे कंडीशन में उनका मेन मोटो रहेगा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। यहाँ उसके कुछ एग्जाम्पल हैं बिजनेस के, फिशिंग है, माइनिंग है, फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल्स एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ